नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह। टारगेट 360 चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने मैथ के एक चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूं जो कि संख्या पद्धति है। और ये चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और खुद के मैथमेटिक्स पढ़ने के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर आप कोई और चैप्टर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आपका संख्या पद्धति के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो संख्याओं का खेल जितना भी होता है सारा संख्या पद्धति के इस चैप्टर में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू कर रहे हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स से, संख्याओं के वर्गीकरण से। ठीक है, तो संख्याओं के वर्गीकरण में टोटल नंबर्स जो होते हैं हमारे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब a प्लस आयोटा b, जहाँ a जो होता है वो रियल पार्ट होता है इसमें, और ये जो बी वाला होता है वो होता है काल्पनिक पार्ट यानी कि इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। ये सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, रियल वास्तविक एंड इमेजिनरी काल्पनिक। इमेजिनरी का मतलब होता है बस a स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यहाँ पे i की वैल्यू -1 का अंडर रूट होती है, जहां i जो होता है आयोटा कहलाता है आपका। ठीक है, वास्तविक संख्याएं अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इंटीजर एंड डेसिमल। इंटीजर पूर्णांक होते हैं टोटल, और डेसिमल दशमलव संख्याएं होती हैं। इंटीजर नेगेटिव पूर्णांक, जीरो और पॉजिटिव पूर्णांक हो सकते हैं। ये पॉजिटिव पूर्णांक डिवाइड होते हैं अगेन अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स में, जीरो और कंपोजिट भाज्य संख्या में। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल नंबर दशमलव संख्याएं जो होती हैं वो हमारी रिपीटिंग हो सकती हैं और नॉन रिपीटिंग हो सकती हैं, दो तरह की हो सकती हैं। ठीक है, नॉन रिपीटिंग संख्याएं परिमेय कहलाएंगी और रिपीटिंग संख्याएं आपकी अपरिमेय कहलाएंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपरिमेय संख्याएं और अभाज्य संख्याएं मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं हम डिटेल में। देखिए, पहले पूर्णांक की बात कर लेते हैं, इंटीजर्स की। हमारे जो इंटीजर हमने देखे वो नेगेटिव देखे, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3 इस तरह से -∞ तक होते हैं, जीरो इंक्लूड हो गया। ठीक है, और ये पॉजिटिव इंटीजर +1, +2, +3 इस तरह से होते हैं। ठीक है, इंफिनिटी तक, यानी कि इसकी जो रेंज होगी -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हो गई। ठीक है, और ये अगर जीरो को पॉजिटिव इंटीजर के साथ ले लिया जाए, इनको हम प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर को प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। अगर इसको हम कंबाइन कर दें जीरो के साथ तो ये हमारे कहलाते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं, ये हो जाएंगी हमारी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे पॉजिटिव इंटीजर के बारे में, क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखिए पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव इंटीजर है आपका, वो एक तो प्राइम यानी कि अभाज्य में ब्रेक होता है, एक जीरो में, सॉरी 1 में, 1, और आपका कंपोजिट मतलब भाज्य। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात। ठीक है, अच्छा, ये अभाज्य और भाज्य किसी में नहीं आता। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये ना अभाज्य ना भाज्य। ठीक है, 1 क्या है, ना अभाज्य ना भाज्य, नीदर प्राइम नॉर को प्राइम। ठीक है, तो देखिए अभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं हम। अभाज्य संख्याओं में देखिए किताबी लैंग्वेज एक अलग दर्शाती है कुछ। ठीक है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो जनरली पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, उसका भी मोटिव वही होता है, किताबी लैंग्वेज की तरह ही मोटिव होता है। थोड़ा सा वे ऑफ टीचिंग कह सकते हैं आप, अलग अलग होता है। यानी कि अभाज्य संख्याएं बुक के हिसाब से क्या है उसकी डेफिनेशन, वह संख्याएं जिनके केवल, वह संख्याएं जो केवल अपने आप से और एक से कटे। ठीक है, वह संख्याएं जो केवल खुद से और एक से कटे अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। अब
कहलाती हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसे ऐसा तो ऐसा हर नंबर, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, कोई भी नंबर अगर आप लेंगे खुद से और एक से तो कटेगा, हमेशा हमेशा कटेगा, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन बुक वाले ये कहते हैं, किताबी लैंग्वेज ये कहती है कि कोई नंबर, मान लीजिए आपने 10 लिया, ठीक है, 10 नंबर खुद से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, और एक से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ठीक है। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा अगर ये किसी और से भी कटता है तो ये अभाज्य नहीं होगा, ठीक है, ये मतलब है, ठीक। यानी कि ये 2 से कट सकता है और 5 से कट सकता है, इसका मतलब ये कैसा है, अभाज्य नंबर नहीं है आपका, ठीक है। तो अभाज्य नंबर के लिए खुद से कटना, केवल खुद से कटना, एक लैंग्वेज में ये बोला गया है कि केवल खुद से कटना और केवल 1 से कटना, ओनली इफ एंड ओनली इफ डिवाइडेड बाई इटसेल्फ और एंड 1, ठीक है, यानी कि खुद से और केवल एक से कटे, ठीक है, इसके अलावा किसी और से ना कटे तो वो नंबर होता है हमारा अभाज्य नंबर, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को कहीं पे लिख लेना, ठीक है। वह संख्याएं जो केवल और केवल अपने आप से और एक से कटे अभाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है, कहीं पे लिख लेना। दूसरी लैंग्वेज क्या होती है, दूसरी लैंग्वेज होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, मतलब वह संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई नंबर लिखा मैंने 5, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणनखंड होते हैं अगर कोई नंबर, ठीक है, अगर कोई नंबर कुछ पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है तो जिनसे वो डिवाइड होता है वो नंबर, वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं, ठीक है। गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को या दिए गए अंक को डिवाइड कर दे, ठीक है, दी गई संख्या को डिवाइड कर दे। यानी कि 5 के गुणनखंड क्या होंगे, एक तो 1 होगा और एक 5 होगा, ठीक है, केवल 2 से ही कटेगा। तो 2 ये जो हो गए 1 और 5 के 2 गुणनखंड हो गए, इसका मतलब 2 गुणनखंड है, इसका मतलब क्या है, अभाज्य संख्या है। मान लीजिए 11 ले लिया हमने, 11 ले लिया, 1 और 11 केवल 2 गुणनखंड, इसका मतलब अभाज्य संख्या है, ठीक है। जो इसके अलावा अगर किसी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ठीक है, अगर किसी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो वो संख्या हो जाती है हमारी भाज्य। जैसे मैं कहूं 15, ठीक है, 15 गुणनखंड लिखते हैं, 1, 3, 5 और 15, 4 गुणनखंड होंगे, ठीक है, ठीक है, 4 गुणनखंड होंगे, इसका मतलब है 15 कैसी संख्या है हमारी, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो देखिए एक बात और ध्यान देने की है, यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है, डायरेक्ट याद रखना, इसका कोई ट्रिक नहीं है। जैसे आपसे बोला जाए 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या बताइए, तो कोई ट्रिक नहीं है निकालने की इसकी, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1 to 50 जो आपकी होती हैं वो 15 अभाज्य नंबर होते हैं, और 50 to 100 जो होते हैं, ठीक है, 50 to 100 जो होते हैं वो आपके 10 अभाज्य संख्या होती हैं, यानी कि टोटल 25 अभाज्य संख्या होती हैं 1 से 100 तक। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25, ध्यान रखना, ठीक है, भाज्य संख्या हो गई। और ये केवल इसका कैसा है, केवल एक गुणनखंड है खुद, इसलिए ना इस कैटेगरी में आता है ना ही इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो पिछले 2-3 बार यूपी टेट में पूछा गया है, वो ये पूछा गया है कि पाई, सॉरी अभाज्य की बात कर रहे हैं ना, क्वेश्चन ये पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए क्या है, ठीक है। ऑप्शन दे दिया आपको, 1, 2, 5 और 3। तो जनरली हमारा माइंड जाता है 1 पे, जो कि गलत, ठीक है, जो कि गलत। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ऐसा क्यों? देखिए आपको पहले भी बता, वैसे तो एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूं ऑलरेडी। तो एक हमारा एक ही गुणनखंड होता है केवल, ना तो ये अभाज्य है और ना ही भाज्य, इसलिए ये छोटी अभाज्य संख्या नहीं होती। 2 को देखें, 2 गुणनखंड, इसका मतलब ये कैसी है, अभाज्य संख्या है। 3 को भी देख लें, 3 भी नो डाउट अभाज्य है
और 5 भी अभाज्य है, नो डाउट, बट इनमें छोटी कौन है, ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2-3 बार टेट में आया है। ठीक है, अब देखिए इससे कौन कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या बताइए, 2 ही होगी। एकमात्र समअभाज्य संख्या बताइए, 2 ही होगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने बन सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दशमलव संख्याओं के बारे में बताता हूं। डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याएं। डेसिमल नंबर आपने देखी रिपीटिंग, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग नंबर जो नंबर बार बार रिपीट हो। ठीक है, जैसे 0.3333 ये। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 0.3 पे बार। बार का मतलब होता है रिपीट होना, बार बार उस अंक का रिपीट होना। ठीक है, मान लीजिए मैं लिख दूं 0.54 और इस पे लिख दूं बार, मान लीजिए लिख दिया ऐसा, तो इसका मतलब होता है 0.544444 ऐसे, ये मतलब होता है। ठीक है, जितने अंकों पे बार लगा होता है उतने ही अंक रिपीट होते हैं हमारे अनंत तक। ठीक है, तो ये रिपीटिंग नंबर हो गई। रिपीटिंग नंबर को अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो किताबी लैंग्वेज क्या है इसमें भी 2 लैंग्वेज निकल के आती हैं। कौन कौन सी? किताबी लैंग्वेज आपकी जो संख्याएं P अपन Q के रूप में लिखी जा सके, ठीक है, जो संख्याएं P अपन Q के रूप में लिखी जा सके वो आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं। अब देखिए कोई भी नंबर अगर आपको दे दिया जाए तो P अपन Q के रूप में लिख तो सकते हैं, और जरूरी भी नहीं है कि P अपन Q के रूप में लिखी जा सके और अभाज्य अपरिमेय संख्या हो। ठीक है, देखिए जैसे मैं कहूं, मान लीजिए मैंने ये कहा कि 10/2 मैंने बोल दिया, ये भी तो P अपन Q के रूप में है, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक संशोधन लिख लेना, संशोधन नहीं है वैसे, एक लाइन और ऐड कर लेना बुक की इस लैंग्वेज में। वे संख्याएं जो P अपन Q के रूप में लिखी जा सकें और नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग नंबर हो, मतलब साथ में कैसी हो, रिपीटिंग हो, जो पूर्णतः विभाजित ना हो, जो P अपन Q के रूप में लिखी जा सके और पूर्णतः विभाजित ना हो। ठीक है, वे संख्याएं जो P अपन Q के रूप में लिखी जा सके और पूर्णतः विभाजित ना हो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज प्रॉपर बैठती है। कैसे? देखिए, जैसे मैं कहूं 10/3 एक नंबर है, डिवाइड करो, 3 3 9, फिर 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, ये आपका डिवाइड होता रहेगा, मतलब ये आएगा। तो ये कैसा नंबर है, ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा, रिपीटिंग नंबर है। इसका मतलब 10/3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर ये कहीं पे जाके खत्म हो जाता, कहीं पे जाके अगर पूर्णतः विभाजित हो जाता, तो आपका कैसा नंबर होता है, ये आपका नंबर हो जाता आपका परिमेय। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यूपी टेट में ही इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। जो पाई है हमारा, पाई संख्या है, ऑप्शन दे दिया, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, इस तरह से। ठीक है, तो संख्या कैसी है, अपरिमेय। देखिए 22/7 होता है इसका मान, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 या 21 दशमलव, कितना बचा 1, 7 एकम 7, कितना बचा 3, 7 चौक 28, 2, 7 दूनी 14, 6, 7 अट्ठे 56, 4, 7 पंजे 35, 5, 7 7 49। ठीक है, फिर 1, 7 एकम 7, ठीक है, फिर अगेन ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। ठीक है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि जहां से रिपीट हो रहा है इस नंबर पे ऐसे ही बार लगा दूं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यानी कि रिपीटिंग नंबर। तो ये 22/7 कैसा हो गया, अभाज्य संख्या हो गई, सॉरी अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब देखते हैं जो संख्याएं, इसके अलावा जो संख्याएं नॉन रिपीटिंग हो वो सारी कैसी होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी, परिमेय को छोड़ दो। ठीक है, सिंपल है। अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में पूछे गए हैं, पूर्ण संख्याओं के बारे में पूछे गए हैं।
कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया है पेपर में, निम्न में से कौन पूर्ण संख्या है, कौन सी पूर्ण संख्या है। ए ऑप्शन 22, 27, 28, 30। ठीक है, तो पूर्ण संख्या को चेक कैसे करना है आपको? तो पूर्ण संख्या को चेक करते समय आपको क्या करना है, आपको सभी नंबर्स के जो नंबर्स ऑप्शन में दे रखे हैं इनके फैक्टर लिखने हैं, गुणनखंड लिखने हैं। देखिए 22 के गुणनखंड क्या लिखेंगे आप? 1, 2, 11, 22। 27 के गुणनखंड क्या लिखेंगे आप? 1, 3, 9 और 27। ठीक है, 28 के गुणनखंड क्या लिखेंगे आप? 1, 2, 4, 7, 14 और 28। और 30 के गुणनखंड क्या लिखेंगे आप? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। ये गुणनखंड हो गए। ठीक है, जब ये गुणनखंड हो गए तो पूर्ण संख्या पहचाननी कैसे? आपको क्या करना है, इसका जो लास्ट वाला खुद जो नंबर खुद गुणनखंड के रूप में आ रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, सभी से। और अब जोड़ करके देखो कितना आता है। ये आएगा आपका 14। इसको जोड़ो आप तो 9 3 12 1 13। इसको जोड़ो आप 21 और 7 28। ठीक है, इसको आप जोड़ो कितना आएगा? 25 30 और 40 42। ठीक है, ये जो गुणनखंड है अगर पूर्ण रूप से उस संख्या के बराबर आ जाए, एक्सेप्ट इटसेल्फ, तो वो आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। समझ आ गया होगा? क्लियर, एक ही बार में। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। ठीक है, समझना इसको। दूसरा क्वेश्चन भी यही है, क्वेश्चन लिख लेना आप। निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या है? ठीक है, तो ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 10, डी ऑप्शन 12। तो 5, 1 5, 6, 1 2 3, 10, 1 2 5, 10, 12, 1 2 3 4 6 12। लास्ट वाले गुणनखंड कैंसिल कर दीजिए सबके। इसका जोड़ 1, इसका जोड़ सॉरी इसमें 6 रह गया है, सॉरी 6 कैंसिल होगा। इसका जोड़ 6, इसका जोड़ 7 सॉरी 8, इसका जोड़ 6 4 10, 5 15 16। आंसर कौन सा हो गया? 6। ठीक है, 6 कैसी संख्या हो गई है? पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं आप। देखिए एक छोटा सा टॉपिक और है संख्याओं में ही, ट्विन प्राइम। ठीक है, एक ये भी है, को प्राइम भी है, रिलेटिव प्राइम भी है, सापेक्ष अभाज्य। ठीक है, रिलेटिव प्राइम यहां से शुरू करते हैं। रिलेटिव प्राइम क्या होता है? रिलेटिव प्राइम मतलब सापेक्षित अभाज्य संख्या क्या होती है? देखिए सापेक्षित अभाज्य संख्या वो होती है, ये सापेक्षित अभाज्य संख्याएं जो होती हैं पेयर में होती हैं। ठीक है, पेयर में कैसे? पेयर में इस तरह से होती हैं, मतलब संख्याओं का वह जोड़ा, अगर परिभाषा की बात करें, संख्याओं का वह जोड़ा जो जिनका में से एक, संख्याओं का वह जोड़ा वह पेयर संख्याओं का जिनका में से जिनका एचसीएफ 1 हो। एचसीएफ कैसे निकालेंगे मैं आपको एचसीएफ एलसीएम के चैप्टर में बताऊंगा। तो संख्याओं का वह जोड़ा जिनका एचसीएफ 1 हो, जैसे मैंने लिखा 5 और आपका 11। ठीक है, तो ये एचसीएफ क्या है? 1। मैंने आपके सामने लिखा 27 और आपका 16, एचसीएफ कैसा है इनका? 1। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो है आपके सापेक्षित प्राइम या अपेक्षित प्राइम भी बोलते हैं। रिलेटिव का मतलब सापेक्ष। ठीक है, तो सापेक्षित प्राइम नंबर आपको समझ में आए होंगे। सिंपल
संख्याओं का वह जोड़ा जिनका एचसीएफ 1 हो सापेक्षित प्राइम होता है। ठीक है, अब देखिए को प्राइम क्या होता है? फिर को प्राइम सहअभाज्य। सहअभाज्य सहअभाज्य आपका होता है, देखिए संख्याओं का वह जोड़ा जिनमें दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, जिनमें दोनों अभाज्य हो। जैसे देखो यहां पे ये और ये अभाज्य नहीं है दोनों, फिर भी एचसीएफ 1 है। ठीक है, देखिए 5 11 ये आपका है, ये क्या है? को प्राइम। ठीक है, ये को प्राइम। 7 13 ये भी क्या है? को प्राइम। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गया वो? अब आता है आपका ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है? चैप्टर हमारा चल रहा है संख्या पद्धति पार्ट 1। ठीक है, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम में देखें, ट्विन प्राइम में ये को प्राइम की तरह है। ट्विन प्राइम में क्या है? वह पेयर, संख्याओं का वह पेयर जिनमें दोनों अभाज्य संख्याएं हो और जिनमें दो का अंतर हो। जैसे 3 5। ठीक है, 3 5 क्या है? ट्विन प्राइम। ठीक है, 5 7 ट्विन प्राइम। 11 13 ट्विन प्राइम। ठीक है, पहचान सकते हैं इजीली पेयर्स को। ये क्लियर हो गया? अब देखिए आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। अभी तक आपको बताया मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसी वीडियो के नीचे लिंक आपको दे दूंगा मैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के कुछ प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उसमें पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। ठीक है, वैसे हर वीडियो की मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो के नीचे में एक लिंक आपको प्रोवाइड करा दूं, उसमें पीडीएफ आपको इजीली प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, आप डाउनलोड करो उसको और उसके क्वेश्चंस देख लो विद आंसर। ठीक है, विद आंसर शीट। ठीक है, अब देखिए अब हम मूव करने जा रहे हैं आपके सामने नेक्स्ट प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ये क्या है? प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। ठीक है, फेस वैल्यू अंकीय मान। स्थानीय मान और अंकीय मान प्रश्न से समझ लेते हैं, आसान है बिल्कुल। यदि 5 3 5 7 9 का स्थानीय मान a हो, वह जातीय मान या अंकीय मान b हो, जातीय मान b हो, तो a पार्ट a प्लस बी ज्ञात कीजिए, b पार्ट a माइनस बी ज्ञात कीजिए, c पार्ट a डिवाइड b ज्ञात कीजिए, d पार्ट a इंटू बी ज्ञात कीजिए। ये ऑपरेशन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको स्थानीय और जातीय मान निकालने आ जाए तो ये तो ऑपरेशन बता ही सकते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं थोड़े से घुमा करके। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं। देखिए इस संख्या में 3 5 7 9 में आपको पहले देखना है स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान a है तो a में रख देंगे उसकी वैल्यू, और जातीय मान b है b में रख देंगे उसकी वैल्यू। ठीक है, देखिए जिस अंक का यदि इतने में 5 का, ठीक है, उस अंक के बारे में बताना पड़ेगा ना आपको। 5 का स्थानीय मान a हो, वह जातीय मान b हो 5 का ही। ठीक है, अब सही है, क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा था। देखिए जिस अंक का आपको स्थानीय मान पूछा है तो वो अंक उसकी मल्टीप्लाई कर दो उसकी पोजिशनल वैल्यू से, स्थानीय मान से। तो इकाई दाई सैकड़ा यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 500 हो गया आपका a का मान। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं आप जिस अंक का स्थानीय मान पूछा है उस अंक के बाद जितने अंक हों उतने जीरो लगा लेते हैं उसके बाद में। यानी 5 के बाद दो अंक हैं तो 2 जीरो लगा दिया, सीधे सीधे डायरेक्ट स्थानीय मान इसका निकल गया। जो जातीय मान है, जातीय मान स्वयं होता है। जो जातीय मान होता है किसी भी अंक का वो स्वयं होता है।
यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू ए और बी की वैल्यू आ गई, तो ये कितनी होगी 505 ऐड कर देंगे आप, ये होगी 495 ऐड डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, ये हो जाएगी 500/5, ये हो जाएगी 500 into 5। ठीक है, तो इजीली प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ में आ गया होगा क्वेश्चन की हेल्प से पर्टिकुलर। तो इसके सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी वे में बता रहे हैं, बेसिक बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब मूव करते हैं विभाजन के नियम। देखिए विभाजन के नियम क्या है, पहला 2 का नियम, दूसरा 4 का नियम, तीसरा 8 का नियम, चौथा 3 का नियम, पांचवा 9 का नियम, छठा 5 का नियम, सातवां 10 का नियम और 8वां 11 का नियम। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन ये नियम सारे के सारे अप्लाई भी होते हैं प्रश्नों में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं जनरली पूछा जाता, कभी कभी पूछ भी लेता है इससे। ठीक है, तो इसको अप्लाई कैसे करना है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तो आपको पहले तो आपको ये नियम सारे पता होने चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, 2 का नियम क्या है, 4 का क्या है, 8 का क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ इजीली। देखिए ये नियम 1 से है, ये नियम 1 से है, ये 1 से है। ठीक है, और ये थोड़ा सा अलग है लास्ट में 11 का नियम। ठीक है, इजीली समझा देता हूँ। देखिए किसी संख्या के यदि किसी संख्या के अंत में सम अंक हो कोई, तो वो 2 से कटेगा। ठीक है, वो संख्या 2 से कटेगी, यानी कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो, वो संख्या 2 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं। 4 के नियम में ये आप लिख लेना कहीं पे, या आप बुक्स में भी दिए हुए हैं ये नियम, आप पढ़ लेना वहां से। ठीक है, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ पूरा प्रॉपर, एग्जाम पे ले लूंगा। और अभी आपके सामने 4 का नियम क्या है, संख्या के अंतिम दो अंक संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित तो होने चाहिए, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। 8 का नियम क्या है, संख्या के अंतिम 3 अंक। ठीक है, इसलिए मैं इनको एक साथ रखा है। जैसे मैंने मान लीजिए कुछ संख्या लिख ली इस तरह से। ठीक है, इसमें 2 के नियम को पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट अंतिम अंक 2 के नियम में। ठीक है, अंतिम अंक 2 से कट गया तो ये संख्या 2 से कटेगी। ठीक है, अंतिम अंक अगर 2 से नहीं कटा तो संख्या 2 से नहीं कटेगी, तो ये नियम पास हो गया इसमें। ठीक है, 4 के नियम में अंतिम 2 अंक कटने चाहिए, और 8 के नियम में अंतिम 3 अंक कटने चाहिए। ठीक है, विभाजन के नियम में। तो इस तरह से इस संख्या को चेक कर सकते हैं, ये संख्या 4 से 2 से 8 से कैसे विभाजित है। ठीक है, 3 का और 9 का नियम सेम है। 3 और 9 में संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए, और 9 में 9 से विभाजित होना चाहिए अंकों का जोड़। तो ये दोनों एक से हैं। जैसे मान लीजिए 70537 ये संख्या हम चेक करना चाह रहे हैं 3 से और 9 से विभाजित है या नहीं है, तो अंकों को जोड़ दो। 7 5 12, 12 3 15, और 7 22 और 4 26। 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या विभाजित नहीं होगी 3 से, और 9 से नहीं कटेगा 26, इसका मतलब 9 से भी संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, इस तरह से ही 5 और 10 का रूल है। 5 के रूल के लिए अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, 5 और 10 का रूल, अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। लास्ट में कोई संख्या है यहाँ पे या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है, तो ये 5 से कटेगा, और 10 के नियम के लिए लास्ट में 0 होना आवश्यक है। ठीक है, इस 10 के रूल से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूंगा 10 के नियम से। ठीक है, आगे आपको फर्दर आप बने रहे इस चैनल पे। ठीक है, आपको विभाजन के नियम में ये रूल बताना है। ठीक है, और आगे कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। ठीक है, तो आप इस चैनल में बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।